नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। चलिए, एग्जांपल नंबर 17। A rocket is launched vertically from ground. A rocket is launched vertically. आवाज में दिक्कत ना हो भैया, ठीक है। A rocket is launched vertically from ground with an upward acceleration of 20 meter per second square. The fuel burns for 30 seconds, after which the fuel is exhausted and the rocket moves freely under gravity alone. Find the velocity of the rocket at the instant the fuel is exhausted. Calculate the maximum height reached by the rocket and above the ground. Determine the total time taken by the rocket to return to the ground. Okay, क्या बोल रहा है बाबू, देखेंगे। जे है ग्राउंड, यहां पर है एक रॉकेट, ठीक है। रॉकेट 2 स्टेज 3 स्टेज जो भी, ये है रॉकेट, ये है बूस्टर जहां से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलता है, सुलगता है जिसमें, ठीक है। वही सुलगन लेकर ये दौड़ पड़ता है। तो यहां ये जो रॉकेट है, ये एग्जॉस्ट बाहर फेंक रहा है, ठीक है। और वैसे भी जीवन में उड़ने के लिए अगर आप बाहर की शक्ति पर रिलाई करेंगे तो वो शक्ति कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बाहर से है, और बाहरी मोटिवेशन, बाहरी एक्सपेक्टेशन पूरा होना कब बंद हो जाए आपको नहीं पता। इसीलिए जनरेट दैट इनर फायर, मतलब लिटरली नहीं बोल रहा हूं मैं, बिकॉज टेक ऑफ ले जाएंगे और गलत तरीके से टेक ऑफ हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि राइट नाउ यू वांट दैट इनर फायर, इनबिल्ट फायर, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग फायर, जो चलेगा, ज्यादा ना सुलगे, हल्का हल्का, ठीक है, बट रोज। और वो अपने पर डिपेंडेंट है। जितना हम इसको कोड करेंगे, जितना हम साइकोलॉजिकली इसको समझाते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, मजा आएगा। तो ये रॉकेट है। अब इसमें रॉकेट ने कहा, ये मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, लॉन्च किया, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, तो ऑब्वियसली बात है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और उसको जो एक्सेलरेशन मिला है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस कंबशन की वजह से, और ये मतलब कांस्टेंट मिल रहा है उसको, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे, देखिए क्वेश्चन में जब आप हैं तो क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे बस। एक्चुअली में आप सोचेंगे यार कंबशन होगा, गैसेस कम होती जाएंगी, तो अब वो जो हमारे पास थ्रस्ट पैदा होगा बाहर के, मतलब वो जो बाहर जो गैसेस धक्का दी जा रही हैं उस कंबशन के दौरान, उससे जो धक्का मिलेगा रॉकेट को ऊपर चलने के लिए, मैं लॉ में नहीं जाना चाहता इसलिए बहुत बच के बोल रहा हूं, ठीक है। सेकेंड लॉ के थर्ड लॉ ये सब आएगा, ये मतलब एकदम पेशेंस रखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 मीटर पर सेकंड है, जस्ट शुरू हुआ है रॉकेट। अब 30 सेकंड बाद द फ्यूल बर्न्स फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड तक चलेगा, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का दे रहा है। तो 30 सेकंड मान लीजिए, मतलब t = 30 सेकंड तक ये फ्यूल कंबस्ट हुआ, उसके बाद ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, फ्यूल विल बी एग्जॉस्टेड एंड द रॉकेट विल बी मूविंग फ्रीली। फ्रीली का मतलब क्या है? वही मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहा होगा, कि इसके बाद जैसे ही फ्यूल खत्म हो गया 30 सेकंड पे, इसके बाद जो हमारा रॉकेट है वो जो भी वेलोसिटी यहां पर अटेन किया होगा वो लेकर ऊपर जाएगा, और फिर जहां तक वेलोसिटी 0 होगी वो वहां उस पॉइंट तक मतलब पहुंचेगा, और फिर पलट के भाई साहब नीचे आ जाएंगे। जैसा वो हॉट एयर बलून से, गरम बलून से जो हमने पत्थर जब रिलीज किया था, तो उस पत्थर ने जो किया था वही यही रॉकेट भी करेगा। क्योंकि फ्यूल कंबशन, देखिए जब फ्यूल कंबस्ट होगा, जब जलेगा, तो उससे जो थ्रस्ट पैदा होगा उससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मिलेगा। अब फिर से वही बात है कि 20 ऊपर मिलना मतलब कंबशन ने जनरेट किया 30, ग्रेविटी लगी 10, लेट्स से जी की वैल्यू 10 है और इसमें दिए तो वही लेके चलते, तो नेट कितना बचा? 30 - 10 कितना है? 20। वो क्वेश्चन ने दिया डायरेक्ट। और आप इस पे भी चिंता मत करना कि जैसे जैसे फ्यूल कंबस्ट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल चेंज। नो, बिकॉज द क्वेश्चन इज गिविंग कांस्टेंट वैल्यू एंड वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अभी हम बेसिक क्वेश्चंस पे हैं, तो कॉमन सेंस डिक्टेट कर देता है, बट फिर भी कॉमन सेंस जाए तेल लेने। अभी तो क्वेश्चन ने जो कहा वो सुनना है सीधा सीधा, यही मतलब है क्वेश्चन का, कि इस स्पेक्ट्रम में रहो, इसी फ्रेम में रहो, दुनिया में इसके अलावा आपके कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। तो अब 30 सेकंड बाद फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो भैया जो भी वेलोसिटी अटेन करेंगे दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट विल बी सोली मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी पहले देखिए रॉकेट जल रहा है, कंबशन कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। इसके बाद रॉकेट थोड़ा देर तक ऊपर गया, उसके बाद अपना ग्रेविटी में फिर नीचे आके जहां पसरना था पसर गया, ठीक। तो हमें क्या चाहिए भाई को? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट व्हेन द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, ठीक है। उसको चाहिए जब फ्यूल पूरा खत्म हो चुका है, वो उसको चाहिए।
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट व्हेन द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए जहां पे फ्यूल एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब 30 सेकंड बाद, सिंपल। तो इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू u प्लस at, और ध्यान दीजिए क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? हाँ। क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? नहीं। आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय कंबशन वी आर जनरेटिंग इट। तो वेलोसिटी एट 30 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी इनिशियल 0 प्लस a की वैल्यू 20 और टाइम कितना है 30, यानी 600 मीटर प्रति सेकंड। क्या भैया 600 मीटर प्रति सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 सेकंड बाद अटेन कर लेगा। ठीक, चलो पहला हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट अबव द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड मतलब देखिए ये ग्राउंड है, रॉकेट छोड़ा यहां से था, अब 30 सेकंड तक तो वो फोर्स्ड मोशन में था, कंबशन में चल रहा था, इसके बाद वो ग्रेविटी में ट्रैवल किया। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 600 मीटर प्रति सेकंड है, और एक टाइम के बाद, यानी यहां किसी टाइम, अपने को नहीं मतलब उस टाइम से, बट यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो पलट कर नीचे आएगा। और ये जर्नी और ये जर्नी ये पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी की, बट ये जो 30 सेकंड की जर्नी है वो फ्यूल्ड मोशन है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, आर्टिफिशियली जनरेटेड है। ठीक है, अरे कंबशन भाई और क्या। तो यानी अपने को क्या पूछ रहा है, वो ये हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, या ये h पूछ रहा है। तो भैया 30 सेकंड में पहले कितना चला वो h1 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद h2 कितना चला वो निकाल लेते हैं और जुड़ लेंगे, तो h इक्वल क्या होगा h1 प्लस h2। चलिए तो पहले h1 निकालते हैं। तो h1 कैसे निकलेगा, देखो इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जब वो फोर्स्ड मोशन में था, शुरू किया था, तब यहां u की वैल्यू 0 मीटर प्रति सेकंड थी। अब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, पॉजिटिव मान लीजिए, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो भी ऊपर की तरफ है। लगाते हैं तो s कितना h1 प्लस पॉजिटिव ऊपर की तरफ माना है, u की वैल्यू 0, टाइम कितना 30 सेकंड, बट इसमें जरूरत नहीं 0 है इसलिए हाफ g, जी लिखेंगे, अरे भाई साहब को फेंक के मार देगा आदमी, जी लिखेंगे यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये फोर्स्ड मोशन है भैया, रॉकेट की जो उसका फ्यूल का कंबशन है उससे चल रहा है, तो उससे कितना थ्रस्ट यानी कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है 20, पॉजिटिव लिखा क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी जैसे थोड़ी कि हर जगह नीचे ही लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, नहीं 30 का स्क्वायर। तो h1 की वैल्यू कितना आएगी जी, तो ये बचेगा 20/2 10, 30 का स्क्वायर करेंगे आएगा 900, तो ये आएगा 9000 मीटर, h1 भी 9000 मीटर, यानी फोर्स्ड मोशन जब तक है तब तक 9000 मीटर चला 30 सेकंड तक। इसके बाद निकालते हैं h2, लेकिन आप ध्यान से देखिए h2 निकालना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि h2 का फॉर्मूला सीधा लिख देते हैं u²/2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अरे उसके बाद सोचिए ना यार, इसके बाद जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ये जो हाइट वो अटेन करेगा यहां से यहां तक वाला, वो इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी है, और अगर वो मोशन अंडर ग्रेविटी है तो भैया सिंपल सी बात है, एक ही बात है, बहुत ईजी, क्या कि वो जो फॉर्मूला लगता था ग्राउंड वाला, कि ग्राउंड से u से फेंका तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी, अरे उसी पॉइंट तक तो जाता है जहां वेलोसिटी 0 होती है, निकाल चुके हैं u²/2g। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, कितना है u 600, तो लिखिए 600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10, 600 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 36, 2 गो 4 गो 0, स्क्वायर किया ना, डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो काट लेते हैं और 2 काट लेते हैं, 18 और 3 जीरो लगा देते हैं, यानी 18000 मीटर है, 18000 मीटर। अब टोटल आंसर क्या है, h1 प्लस h2, यानी h निकाल रहे हैं वो होगा 9000 मीटर प्लस 18000 मीटर, फाइनल आंसर आएगा 27000 मीटर। कहां से, ग्राउंड से, 27000 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया सेकंड। उसके बाद है डिटरमाइन द टोटल टाइम टेकन बाय द रॉकेट टू रिटर्न टू द ग्राउंड। ओके, यानी अरे प्रीवियस कहां चले गए, आगे जाना था, क्योंकि जीवन में पीछे जाना, रिग्रेट करना और इस समय से बहुत आगे का सोचना, यह भी रिग्रेट ही पैदा करेगा। बिकॉज दिमाग जब आपका इमेजिन करता है तो सही चीज नहीं करता है, दिमाग का प्रॉब्लम यही, सही चीज इमेजिन नहीं करेगा, गलत चीज बहुत आसानी से इमेजिन कर लेगा। इसलिए तेल न जाए आपका इमेजिनेशन, इंस्टेंटेनियस फंक्शन करिए, अभी क्या कर रहे हैं सिर्फ उस पर चिंता करिए, उस पर फोकस करिए, इसके अलावा दिमाग में कुछ भी हावी मत होने दीजिए। आप जितना इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेस्ट्रिक्टेड होकर चलेंगे, एक बात तय है, आपका दिमाग, दिल परेशान नहीं होने वाला, आप परेशान नहीं होंगे। यही मतलब है इस जीवन का। बहुत आगे का सोचेंगे तब भी भय पैदा होगा, बहुत पीछे का सोचेंगे तो गिल्ट के साथ भय पैदा होगा कि यही हो गया तो जो हुआ था। तो रहने दीजिए ऐसे इमेजिनेशन को। इफ यू कैनॉट टर्न योर इमेजिनेशंस टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव रिजल्ट्स, then let's stop using it and focus on what we are doing at that moment। तो यहां ये हो गया। अच्छा, अब टाइम चाहिए, ओके, टाइम कैसा,
भाई टोटल टाइम चाहिए उसको, ध्यान से देखना टोटल टाइम क्या बोला है देखना। डिटरमाइन द टोटल टाइम टेकन बाय द रॉकेट टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी जैसे ही रॉकेट ग्राउंड से उड़ना शुरू हुआ, जैसे ही उड़ना शुरू हुआ, रुकिएगा, जैसे ही उड़ना शुरू हुआ तब घड़ी शुरू कर दी t इक्वल टू 0 पर, और तब तक रॉकेट जब तक वापस आकर यहां पर टिक नहीं गया, ठीक है, तब तक घड़ी बंद नहीं की, और यह है t इक्वल टू कैपिटल T। तो इस जर्नी को आप तोड़िए, थोड़ा सा तोड़ दीजिए। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक तो t इक्वल टू 30 सेकेंड था फोर्स्ड मोशन, यानी हमारे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से पहला 30 तो हम लिख ही देते हैं सीधा सीधा, उसके बाद की चिंता करना शुरू करते हैं। इसके बाद हमारा पार्टिकल जो होगा वो यहां तक जाएगा जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये टाइम कितना होगा, तो ये होता है टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है u बाय g, और u की वैल्यू कितनी थी भाई 600 मीटर प्रति सेकंड, g की वैल्यू 10, ये आएगा 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड लगेगा उसकी वेलोसिटी को 600 मीटर प्रति सेकंड से 0 होने में, यानी वो उस पॉइंट तक जहां वो पलटने वाला है उस पॉइंट तक लगेगा 60 सेकंड। अब आएंगे वापस भैया, और पूरा जर्नी उसके बाद का जो कवर करेंगे उसमें टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और जो ये टोटल लेंथ है वो है 27,000 मीटर, 27,000 मीटर। और इसका फॉर्मूला हम डिराइव बीच में अचानक से एक नहीं, फॉर्मूला मैंने निकाल के दे दिया था कि भैया जो टाइम होता है वो होता है √2h बाय जी। तो √2h बाय जी में h की वैल्यू है 27,000 और बाय g यानी 10। अरे वो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा था, फिर a की जगह पे g यानी 10 पुट किया, और फिर जो टोटल हाइट था ऊपर से नीचे आने तक का वो टोटल ऐड कर लिया। अरे सिंपल नहीं था, देखो 30 सेकंड में कितना एलिवेशन कवर करेगा, 30 सेकंड में कितना एलिवेशन कवर करेगा फोर्स्ड मोशन में 9,000 मीटर, उसके बाद और कितना चला 18,000 मीटर, 27,000 मीटर ग्राउंड से, यानी जब वापस पलट के v इक्वल टू 0 से a से b पलट के आएगा तो 27,000 मीटर चलना है। 0 काट लेते हैं, ठीक है। यहां पे t का वैल्यू कितना आएगा जी, एक मिनट, यूनिट कंसिस्टेंसी है ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आएगा 5400, ठीक है, सेकेंड्स। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर सकते हैं, रूट लेना, ठीक है। देखिए 6 इंटू 900 कर लेते हैं, तो 900 का मतलब 6 9 54 ही आएगा, तो ये 2 0, तो अपन 900 कर लिया साइड में, 900 का रूट करेंगे कितना आएगा भैया 30, तो आएगा 30√6, यानी 30√6 यहां पर जोड़ देंगे, 30√6। ये टोटल टाइम है सेकेंड्स में जो उसको लगेगा फ्रॉम द, जब वो शुरू हुआ है भैया ग्राउंड से उसने स्टार्ट किया, ग्राउंड स्टार्ट किया पहले कितना टाइम लगा, 30 सेकंड चला, फिर 60 सेकंड, फिर टपाक 30√6। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन या टाइम ऑफ फ्लाइट कह लीजिए, फ्रॉम द t इक्वल टू 0 जहां से रॉकेट हमारा शुरू हुआ था, जस्ट हमने चालू किया था, और ऊपर तक पहुंचकर पलट के नीचे आके गिरने तक, ये टोटल समय उसको लगेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सवाल को पढ़ लें पहले, ठीक। एक मिनट, एक चीज करनी रह गई जिसका बड़ा अच्छा लगता है करने में, टिक्का मारना, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 18, a particle is projected vertically upward from ground where the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, ठीक है। if air resistance produces a constant acceleration of 5 meter प्रति second square, find the ratio of time of ascent to the time of descent for the complete journey। okay, अब तक हमें एयर रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कोई नहीं दियो है, तो कोई नहीं, अब एयर रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि कब तक भागोगे इससे, कब तक आप अपने जीवन में जो जो चीजें मुश्किल लगेंगी उससे भागना शुरू कर देंगे। नीड अ कंपल्शन, यू नीड अ कंपल्शन भैया, चीजें मुश्किल होंगी, आप कितनी वाहियात से वाहियात चीज जीवन में करने लग जाइए जो आपको देखकर लगता हो कितनी तुच्छ है, उसमें भी करने वाले को मेहनत लगेगी। शायद आपके मन में उसके लिए वैल्यू ना हो, तो आप ये सोचें कि ये चीज तो कैसी है, कितनी वाहियात है, कितनी ईजी होगी, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, लिख के ले लीजिए, प्रॉब्लम्स आएंगी। कितना भी आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, मैथ से मोहब्बत कर लें, लेकिन ये मोहब्बत कब दगा दे जाएगी आप नहीं जानते। तो दिल तो लगाओ, लेकिन दिमाग भी साथ लेकर हर इंस्टेंस पर चलो। तो अब पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया था इसमें एयर रेजिस्टेंस लिया, अब उसको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो चाहिए। पूरा पढ़ने वाला था मैं दोबारा से, जस्ट अपने मन को रोका मैंने, क्योंकि लाइनें अपने आप नहीं खिंच गई हैं। तो यहां मुझे टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो चाहिए। सर हमें पता है, हम जानते हैं 1:1 होता है। आगे बढ़ो। क्यों इतना माहौल बना रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों इतना माहौल बना रहा हूं। माहौल बनाने का एक का रीजन है, और रीजन एकमात्र ये है
कि बाबूजी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तब सेम होते थे जब मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म होता था। ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, यहां एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटी के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन, जिसको मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि उसका नेचर अपोजिंग होता है, वो लग रहा होगा। तो अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को आपको शो करूं तो पहली बात तो ये आंसर गलत है, क्योंकि ये सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेजिस्टेंस है, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम एक पार्टिकल को यहां से फेंके हैं, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, पलट के आ रहा है आ रहा है, और ये जमीन पर गिरकर धराशायी होकर पड़ा है। अब जब पार्टिकल यहां से शुरू किया था और वापस यहां आके गिर चुका है, एक मिनट, हमारी मुंडी के पीछे है पार्टिकल, ये रहा। जब ये पार्टिकल यहां से शुरू किया और यहां पर आकर गिर गया, तो आप ये नोटिस करिएगा अब एसेंट और डिसेंट सेम नहीं होगा। उसका रीजन है कि एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन। अरे भैया ग्रेविटी का तो फिक्स है, ग्रेविटी का तय है, ग्रेविटी का कोई भेदभाव नहीं, वो तो हमेशा नीचे एक्ट करती है। लेकिन जब आप एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है। तो जब पार्टिकल अपनी अपवर्ड जर्नी में होगा तो एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, AR, और जब पार्टिकल डाउनवर्ड जर्नी में होगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। यानी आप नोटिस करिए कि यहां जो एक्सेलरेशन है ये G और AR जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो G और AR दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब उस टाइम ऑफ एसेंट को निकालने के लिए क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा हमारा, पकड़े हैं अप्रोच होगा, वो हम समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ग्राउंड बना लीजिए। सर यही तो काम हो पा रहा है सबसे बढ़िया, ग्राउंड तो हम एकदम घास पत्ती वत्ती के साथ बना ले रहे हैं। नहीं भैया, फोकस करिए क्वेश्चन पर और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं जो आपको हर एक तरह के सिनारियो से अवगत कराने के लिए लिए थे। इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन है और मास्टर ने जो कराया वो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आया हुआ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स है। ग्राउंड से फेंका, ये पार्टिकल है, पार्टिकल, इसको भेजा हमने आज ही, तो ये पार्टिकल U मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया है, जाएगा जाएगा जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, पलटेगा, आने का जर्नी अलग अलग लाइन पे शो कर रहा हूं, फिर से ये आया और ये टकराया। अच्छा भैया, टकराते वक्त क्या उसकी स्पीड U मीटर प्रति सेकंड होगी? बोलिए, क्या टकराते वक्त पार्टिकल की स्पीड U मीटर प्रति सेकंड होगी? सिंपल सा सवाल है मेरा। सर अभी के लिए पूछ रहे हो कि जब एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर देते हैं तब के लिए पूछ रहे हो? चलो ठीक है, थोड़ा सा आसान करते हैं। लेट्स फॉरगेट अबाउट द एयर रेजिस्टेंस एंड टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, कि भैया यहां जब पार्टिकल को फेंका गया U मीटर प्रति सेकंड से और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ग्रेविटी कितना है भैया? G, नीचे एक्ट कर रही है और कांस्टेंट है, चाहे जावन हो चाहे आवन हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी G है, सेम वैल्यू है। तो भैया h डिस्टेंस ट्रैवल करके पार्टिकल v इक्वल टू 0 तक पहुंचा, फिर दोबारा h डिस्टेंस ट्रैवल करके पार्टिकल 0 से उसी स्पीड u तक पहुंच जाएगा। यानी अगर एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया जाए तो जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से वापस आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिकॉज जितना डिस्टेंस कवर करके पार्टिकल की वेलोसिटी u से 0 हुई है, उतने ही डिस्टेंस कवर करके सेम एक्सेलरेशन के अंदर 0 से u हो जाएगी। और ये बात यहां भले मैंने प्रोमिनेंटली अलग से ना बोली हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो 25 एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए मैंने, उसमें ये बात मैंने 2 से 3 क्वेश्चन में बार बार रिपीट की, जहां कंटिन्यूअसली पार्टिकल रिटार्डेशन के अंदर था। लेकिन अब क्या इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं? कैन वी से दिस? नो। व्हाई? बिकॉज जब नीचे यहां अभी भी G है, यहां G है, लेकिन ऊपर जाते वक्त नीचे की तरफ लगेगा एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ जाते वक्त ऊपर की तरफ लगेगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन AR। सिंपल, एयर रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन। आप ऊपर जाएंगे तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, आप नीचे आएंगे तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। देख रहे हैं, तब मेहनत से आदमी बता रहा है भैया। चलिए, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। देखिए, इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहें, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है?
क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? पहला ये सवाल तो पूछना रह गया। सरकार बताइए बाबू लोग, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? अरे भैया है और नहीं भी। अगर ये ए है और ये बी और ये बी है और ये ए, तो ए से बी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड बी से ए इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट ए से ए तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। ए से ए तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कतई नहीं है। क्यों? बताइए बताइए भाई, क्यों? पानी है बाबू लोग। लेकिन बहुत देर बाद जब आदमी पानी पिए, काफी देर से बोल बोलकर, अलग ही अनुभूति होती है पानी की। वाह, जल ही जीवन है। तो ए से बी में, बी से ए में इंडिविजुअली इफ यू आर टेकिंग दैट पार्ट, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन ए टू ए में क्यों नहीं? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल चेंज। द डायरेक्शन मे नॉट चेंज, द नेट मे एक्ट डाउनवर्ड, बट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विल डेफिनेटली चेंज। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। अब दो पार्ट में तोड़ के हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ए टू बी का टाइम ऑफ एसेंट टी ए चाहिए और फिर बी टू ए का टाइम ऑफ डिसेंट डी टी चाहिए। लेकिन दोनों सेम नहीं है, और जब वो ग्राउंड से दोबारा टकराएगा तो वेलोसिटी यू नहीं होगी, वो वी मीटर। सी, मैंने वेलोसिटी कह दिया, अब आप बोलेंगे सर माइनस भी लगाओ ना, अपवर्ड पॉजिटिव है। तो इस दिक्कत को साइड पे रखने के लिए मैं स्पीड की बात कर लेता हूं। इनिशियल पॉइंट पर जब पार्टिकल थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड यू मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब पार्टिकल अपना वेलोसिटी जीरो करके पलट के वापस आएगा उसी डिस्टेंस h को दोबारा कवर करते हुए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग while going upward and while coming down, the velocity with which the particle will hit, the speed with which the particle will hit the ground will be v meter per second, not u meter per second. हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो प्लस u, और वापस गिरते टाइम माइनस v will be the velocity, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा बिकॉज एयर रेजिस्टेंस हाई। अब हमें चाहिए टी और टी डी। चलिए निकालते हैं टी ए टी डी। कैसे निकालेंगे टी ए टी डी? बोलेंगे एक अप्रोच है मेरे पास। लेट्स सॉल्व दिस इन अ जनरल सेंस, ताकि मतलब एक रिजल्ट डिराइव हो जाए, ठीक है। तो वैसे भी यहां पे सब कुछ जनरल सेंस में ही लिखा हुआ है। तो आप नोटिस करिए, यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो g प्लस ए आर होगा। और ध्यान से देखिए, मैं साइन अभी बाद में जब मैं पुट करूंगा तब साइन लगाऊंगा, बट मैंने यहां पे g और ए आर को जोड़ क्यों दिया? क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट कर रही है, उसमें कोई शक नहीं, ना चेंज होता है, बट ए आर भी नीचे एक्ट कर रहा है। तो जब दो एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है, तो दोनों एक्सेलरेशन जोड़ना ही पड़ेगा, g प्लस ए आर। बहुत बढ़िया। और जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तब उसका नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा g माइनस ए आर, और ये g माइनस ए आर किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। g प्लस ए आर किधर होगा भाई? वो भी नीचे की तरफ होगा। g माइनस ए आर भी किधर होगा? नीचे की तरफ ही होगा। और कन्वेंशन एक ही मान रखा है, अपर डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, चेंज नहीं। हम देखिए, हम बीच में जाके कन्वेंशन बदलना नहीं चाहते, तो हम इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले ए से बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ए से बी कैसा सॉल्व होगा देखिएगा ध्यान से। और एक बात मैं पहले से कह दूं, ए से बी और बी से ए जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो h ही रहेगा। ए से बी, बी से ए जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो तो h ही रहेगा ना भाई, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो। डिस्टेंस जितना गया उतना ही वापस आएगा ना भाई। थोड़ी बीच में मन बदल गया, चलो घूम के आते हैं, नहीं आएगा तो उतना ही। तो डिस्टेंस गोइंग अप, डिस्टेंस कमिंग डाउन विल बी सेम, h मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। बट वेलोसिटीज, टाइम, एक्सेलरेशन ये सब बदल चुका है, ठीक है। तो अब यहां अगर हम लिखें इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज मतलब u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा? पूरा जीरो। इनिशियल u ही था, u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे भैया? a की जगह पे तो हम देखो क्या लिख रहे हैं, देखना क्या लिखिएगा, माइनस, देखो दोनों ब्रैकेट, दो ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए माइनस g प्लस ए आर इंटू एच। एच कहा कहीं लिखा है? एच नहीं, चलिए स्मॉल एच लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या समझ आया? g प्लस ए आर वॉज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों लगाया? बिकॉज ये नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। यानी हम इस केस में थोड़ा रीअरेंज करें तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 g प्लस ए आर इंटू एच, ये आएगा, ठीक है। अब हमें तो t चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए भाई? t चाहिए। बट आपको नहीं लगता हम इससे h अगर निकालें तो वो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए आर। h आ गया, कुछ छुपा मुंडी नहीं, ठीक है। h निकाले, क्यों h निकाल लिया? क्योंकि इस h को हम b से a में भी इस्तेमाल करेंगे।
और फिर विश्वास करके। ठीक है, तो अब हमें चाहिए था TA। TA का मतलब क्या? टाइम ऑफ एसेंट। वी वांट दैट, लेट्स फाइंड आउट। तो हम इक्वेशन लगाते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, दिख रहा है, और V है 0। व्हाट इज U? U कितना है? तो U ही है, पॉजिटिव। प्लस A की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ G प्लस AR, और इंटू T की जगह पे लिखेंगे TA। थोड़ा इधर कर देते हैं इसको, TA। समझ आया क्या किया? वही फिर नेट एक्सेलरेशन G प्लस AR नीचे की तरफ, अपवर्ड पॉजिटिव तो नेगेटिव लिख दिया, लेकिन पूरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई है, और टाइम ऑफ एसेंट कितना है? TA। अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर TA निकाल लिया जाए तो TA आएगा U अपॉन G प्लस AR, ये आएगा टाइम ऑफ एसेंट। देख लो सॉल्व करके, उसको उधर भेज दो, और G प्लस AR डिवाइड कर दिए U से, क्या बचेगा? TA। तो टाइम ऑफ एसेंट मिल गया भैया। टाइम ऑफ एसेंट क्या मिला? U अपॉन G प्लस AR। ठीक है, अब हम B से A वाले पार्ट में जाते हैं। B से A, B से A। तो B से A वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए, तो वहां पे हम इक्वेशन लगाएंगे फिर से क्या? दूसरी। फिर से बोलेंगे तो बहुत बार लगा चुके हैं भैया, तो फिर से नहीं है। अब जो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे वो होगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में जब वो पार्टिकल B से A पलट के आएगा तो भैया, अब अपर डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड क्या है? नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, यहां लिखेंगे माइनस H, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्लस व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? बोलिए। तो जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखिए, वो है G माइनस AR, G माइनस AR। लेकिन लग किधर रहा है? नीचे की तरफ। लग किधर रहा है भाई? नीचे की तरफ। और लग अगर नीचे की तरफ रहा है तो उसको भी लगाओ माइनस, और लिखो G माइनस AR इंटू TD का स्क्वायर। समझ आया क्या किया? फिर से बोलता हूं, देख रुक जा, एक ब्रैकेट बच गया इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, रुकना। अब सही, इसको ध्यान से देख, क्या लिखा है? अपवर्ड मैंने कहा पॉजिटिव है, तो अब तो पार्टिकल पलट के नीचे आ रहा है, तो ग्राउंड पे पहुंचने, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा? H का। बट डायरेक्शन नीचे की तरफ है आते वक्त, तो माइनस H हो गया डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? G माइनस AR। मैग्नीट्यूड कितना है? G माइनस AR। कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। नीचे क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। अब ये माइनस और ये माइनस काट दिया, तो क्या बचा यहां पर? यहां बचेगा H इज इक्वल टू 1/2 G माइनस AR इंटू TD स्क्वायर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? हेरा, तो H को उठा के लिख दिया अपने ने। रुको, अलग पेज पे लिखता हूं। H क्या था? इक्वल टू 1/2 G माइनस AR इंटू TD का स्क्वायर। TD का स्क्वायर था, और H की वैल्यू कितनी निकाली अपने? कितना निकाला है H? बता दो। U का H था U स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G प्लस AR। अरे ये तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ओह, अरे बहुत बिल्कुल होगा नहीं भाई। जब तुमने ऊपर फेंका तो एक ही एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है, और वो पहले से G प्लस AR हो चुका है, तो जो U स्क्वायर अपॉन 2G वाला केस था मैक्सिमम हाइट निकालने का, डोंट यू थिंक वही केस बन गया? लेकिन अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया है व्हाइल मूविंग अपवर्ड, तो नेट एक्सेलरेशन G प्लस AR है, सीधा फॉर्मूला बन गया U स्क्वायर अपॉन 2G प्लस AR, वही है। और यहां 1/2 G माइनस AR इंटू TD, सॉरी TD का स्क्वायर। ठीक है, तो TD निकाल ले भैया। अब देखिए, हमने H की वैल्यू, जो भी H था अपना, देखिए जो भी H था अपन ने सीधा उठाया और यहां पुट कर दिया, एक्सेलरेशन हाफ AT स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब निकालते हैं TD। चलिए, तो TD निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो 2 से 2 काट दिया जाएगा। ठीक, फिर TD इक्वल टू क्या होगा? क्या हो गया? रुकिएगा, तो TD इक्वल टू आएगा U स्क्वायर अपॉन G प्लस AR इंटू G माइनस AR का होल रूट। रुकिए, इसका होल रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये आएगा TD। थोड़ा सॉल्व करें तो आएगा U स्क्वायर, मतलब चलिए रूट ले लिया, U बचा, नीचे क्या बचेगा? होल अंडर रूट G प्लस AR इंटू G माइनस AR, ये हो गया TD। अब चाहिए TA अपॉन TD। तो TA कितना था? व्हाट इज TA? वो है U अपॉन G प्लस AR। देख ले, TA है U अपॉन G प्लस AR, एंड व्हाट इज TD? वो है U अपॉन अंडर रूट G प्लस AR इंटू G माइनस AR। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करते हैं, रूट मतलब बड़ा करते हैं। U से U कट जाएगा, रूट वाला पलट के ऊपर चला गया, बचेगा G प्लस AR इंटू G माइनस AR अपॉन G प्लस AR। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो G प्लस AR लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसा नहीं मान सकते कि रूट और स्क्वायर दोनों लिखा है?
दिख रहा है? नहीं, खुद सोचो, अरे वो तो g प्लस ए आर था ना, तो रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो एक g प्लस ए आर और एक g प्लस ए आर रूट में काट लेते हैं, रूट में था, तो क्या बचेगा देखिएगा, अंडर रूट g माइनस ए आर ऊपर बचेगा और अंडर रूट g प्लस ए आर नीचे बचेगा, और ये है टी ए अपॉन टी डी, जिसको मैं इधर कर देता हूं, इधर कर दो, रुको, ये मिला टी ए बाई टी डी आया अंडर रूट g माइनस ए आर अपॉन g प्लस ए आर, ठीक है, ये आया, ये पूरा आया, ठीक है। कट करते टाइम मैंने क्या किया वो आपको दिखा, मैंने ये देखा, ये लिखा था g प्लस ए आर, मैंने रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया, तो एक ही बात है, वही लिखा है, फिर एक रूट काट दिया, रूट काट दिया, ऊपर बचा g माइनस ए आर, नीचे बचा g प्लस ए आर, बट पूरा रूट में था, और उसको मैं सीधा सीधा यहां पर उठा के लेके आता हूं, और मैं यहां लिखता हूं टी ए इन टाइम ऑफ एसेंट, यहां लिखता हूं टी डी। फाइनल आंसर क्या है अपना, एक मिनट, हाँ, फाइनल आंसर है g माइनस ए आर अपॉन g प्लस ए आर। और एक चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेशियो आया है, अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा क्वेश्चन से लाकर, बट मैं ये कह रहा हूं, ये जो रेशियो आएगा मुझे बताइए, क्या ये 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा? बोलो 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 बोलो। अरे न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो रेशियो 1 से कम आएगा, यानी टीए बाय टीडी का रेशियो भी 1 से कम आएगा, यानी टीए जो होगा वो टीडी से कम आएगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा। अरे भैया टाइम ऑफ एसेंट कम होगा, लेस, और टाइम ऑफ डिसेंट मोर, काहे? टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा काहे होगा? आप याद करो वो जो मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया था, जहां पे एक गाड़ी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, फिर वेलोसिटी लीनियरली घटकर जीरो हो जाता है। वहां पर मैंने एक डिस्कशन किया था छोटा सा, कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रफली टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करके लिख दो, यानी अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो टाइम कम लगता है। तो जब पार्टिकल अपवर्ड जर्नी में था, अपवर्ड जर्नी में, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड था g प्लस ए आर, तो उसके दौरान जो टाइम लगा टी ए वो कम होगा, और जब वो डाउनवर्ड आ रहा था तो मैग्नीट्यूड था एक्सेलरेशन का g माइनस ए आर। रफली बात कर रहा हूं, रफ रिलेशन, कोई इक्वेशन लिख नहीं दी है मैंने a वर्सेस t की, मैं ये बात वहां पे कर चुका हूं बहुत प्रोमिनेंट तरीके से। तो जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड g माइनस ए आर है, मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो भैया उसके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा मुझे बताइए क्या होगा उस समय का? तो उस समय बताइए बढ़ जाएगा, इसीलिए टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा आया, टाइम ऑफ एसेंट कम आया। समझना है, बुझे कि नहीं? ठीक। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी 10। सो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, बात दोनों सेम लिख के काट दो। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू अंडर रूट जी माइनस ए आर अपॉन अंडर रूट जी प्लस ए आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं एक नंबर देख के खुशी लेने के लिए, 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5, 10 माइनस 5 आएगा 5, नीचे आएगा 15, कटेगा बचेगा अंडर रूट 1, यानी टी ए अपॉन टी डी इज 1/√3। ये अपना फाइनल आंसर है, 1/√3। अब अगर ये रिजल्ट याद रह गया बढ़िया, अगर किसी ने पूछ लिया मतलब अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, और अच्छी बुक्स आप लगाएंगे, लगातार कंटेंट लगाएंगे, आप लिख के ले लीजिए ऐसा क्वेश्चन मोशनल प्लेन में दोबारा आएगा, और 1 से 2 बार आएगा, यानी 4 बार भी अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरा तो हम ये जान चुके हैं कि कौन ज्यादा कौन कम। और एक बार तो सवाल सिर्फ इसी बात पर था कि बताओ कौन सा टाइम ज्यादा कौन सा टाइम कम, और स्टेटमेंट वाइज दे रखा है, मतलब 2 चीजें आंसर करनी है, रेशियो भी निकालना था, कौन ज्यादा कौन कम भी। उन्होंने जानबूझ के गड़बड़ी की, मतलब इस मामले में कि 4 ऑप्शन बनाए और उसमें चीजों को जस्ट पलट दिया, जो लिखा उसके अगेंस्ट यहां स्टेटमेंट दे दिया। अब इतना कंफ्यूजन होगा कि आदमी, तो हम एक बेसिक इस रफ बात को याद रख लें तो क्या दिक्कत है कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और जानबूझकर इस क्वेश्चन में मैंने ग्राफ डाला है। पर्पस ये है, देखिए इसके बाद जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, द नेक्स्ट पॉइंट विच विल बी फोकसिंग ऑन इज रिलेटिव मोशन। मजा आता है भाई वो टॉपिक लेने में, और वहां पे फिर से मैं 20-22 एग्जांपल लूंगा, चिंता मत करिए। और ये क्वेश्चंस वो नहीं है, वो लैंग्वेज मतलब इस तरह से रखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी इंसान पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन बनाता है तो उसका पर्पस ये नहीं कि 4 बुक सॉल्व की है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो चलो वो वाली बुक लाओ हरी वाली, उसमें से उठा के डाल दें। अबे ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन तकलीफ कब देंगे? जब उसकी लैंग्वेज थोड़ी अनसुनी हो। इसीलिए जब आप कितने भी अच्छे टेस्ट सीरीज दे दें कहीं पर, और फिर जब एक्चुअल पेपर देखते हैं तो वो इतना डिफरेंट फील करवाता है। एक तो टेम्परामेंट अलग है ही भाई, उस दिन का टेम्परामेंट अलग है, जब पूरी भीड़ वहां पर आ रही है, उतने सारे बच्चे वहां उस सेंटर पर जा रहे हैं, आप घर से निकल के एक अलग चीज करने जा रहे हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट
लेकिन वही फील उस दिन ना हो, इसके लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हर दिन बनानी है। अगर आप पूरे दिन जो सोचेंगे, जो आप पूरे दिन सोचें, अगर आप मान लीजिए एक स्पेसिफिक थॉट है जिसके बारे में आप सोचते रहें और कई दिन लगातार आप रोज सुबह सोचें, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि यार क्यों नहीं खत्म हो रहा, तो नहीं होगा। अगर ये चीज नेगेटिव चीजों के लिए हो सकती है, इफ दिस थिंग कैन हैपन फॉर नेगेटिव थिंग्स, तो व्हाई कांट वी यूज इट फॉर अ पॉजिटिव थिंग? क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम पॉजिटिव चीजों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं पॉजिटिव चीजों के लिए, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों कर सकते हैं पॉजिटिव चीजों के लिए? सिंपल, उसका एक सिंपल सा रीजन है, लॉजिक है ये कि भाई आप यूज करने जाओगे तो इंटेंशनली यूज करोगे, और इंटेंशनली जब यूज करोगे तो ये बोलेगा रहने दे रहने दे रहने दे, तुम बोलोगे करते हैं करते हैं करते हैं, तो बोलेगा रहने दे रहने दे रहने दे। इस उधेड़ बुन में पड़े रहोगे और वो जो बॉक्सिंग चलता रहेगा ना, वो अपने को वो नहीं सीखने देगा। तो आप कंटेंट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, एवरीथिंग साथ में लेके चलो, थ्योरी भी बढ़िया से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ देना जरूरी है। किसी भी एग्जाम में ये फील करना कि जो आपने साल भर 2 साल जितने भी टेस्ट दिए हैं, ये उस जैसा ही एक और टेस्ट है, ये बहुत जरूरी है। तभी आपका दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, और जब चीजें ऊपर नीचे होंगी तो आप समझ जाएंगे कोई नहीं, पेपर फाड़ के फेंक दें या खिड़की से बाहर उठा के फेंक दें या सर खुजा खुजा के वहां से तेल निकाल डालें, ये नहीं करेंगे आप। एंड दिस यू विल लर्न। बट कैसे सीखेगा आदमी, बताइए मुझे। कोई इंसान फिजिक्स सीखना चाहता है तो क्या वो ऐसे किसी क्लासरूम के बाहर, कांच के बाहर ऐसे चलते फिरते फिजिक्स सीख लेगा क्या, या बैठना पड़ेगा? और ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है वो जो बिगिनिंग हो वो बाहर घूमते फिरते मिल जाए, किसी के मुंह से कुछ सुन लिया, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस, तो शायद मन कर जाए कि हाँ ठीक है इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर उसको सीखना है और वो एक अच्छा खासा लेंथ सब्जेक्ट है, ये कोई ज्योग्राफी तो है नहीं, मजे लेके टाइम पास कर लें, या स्पेसिफिक मतलब आपके छोटे छोटे टॉपिक्स तो है नहीं, ये एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जो आपसे एक्सपेक्ट करता है बहुत सारी चीजों को एनालाइज करें। इंटेंशनली जब तक आप नहीं उस डायरेक्शन में निकलेंगे, ना हो पाएगा इंटेंशनली। एंड डोंट वरी, चिंता से कुछ नहीं होता, चिंता चिंता समान है, सिंपल है, उससे कुछ नहीं उखड़ता। हाँ, अगर कुछ नहीं करना है तो बैठ के चिंता करिए, आएगी भी बढ़िया से। अगर कुछ नहीं करेंगे जरूर आएगी। काम करने वाले के इंसान के पास टाइम ही नहीं होता चिंता करने का, सिंपल। जिसके पास टाइम है वो चिंता करता है, जिसके पास टाइम नहीं काम में लगा है वो मस्त काम पे, सिंपल। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 19, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड from the ground with an initial velocity u. Okay, take the ground as the origin at t equal to 0. Consider upward direction as positive. Draw the graphs of acceleration time graph, velocity time graph, position time graph. ये तीनों ग्राफ बनाने हैं अपने को। तो जो भाई साहब ने कंडीशन दी है पहले उसको अपने यहां पर एस्टैब्लिश कर लें कि उसने कहा जहां से पार्टिकल को फेंका है ग्राउंड से, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, u मीटर पर सेकेंड। टेक ग्राउंड एज द ओरिजिन, मतलब यही x इक्वल टू 0 है और यही t इक्वल टू 0 मान रखा है, अपर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है। अब हम इस पार्टिकल का ग्राफ बनाना चाहते हैं और शुरुआत भाई ने करवाई है AT कर्व से, फिर VT, देन पोजीशन टाइम। अच्छा, क्यों कोई भी कर्व AT कर्व से शुरू करता है? थोड़ा आसान रहता है, इट्स कंपैरेटिवली इजी, बिकॉज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है ही। अरे यू आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो अगर तुम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ डील ही कर रहे हो तो एक बात तो तय है कि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, खचक। बट उससे एक स्टेप पीछे जाओ मिलेगा वेलोसिटी, उससे एक स्टेप और पीछे जाओ मिलेगा xt, तो यानी उसकी जरूरत बीच में पड़ेगी vt की, और उसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, जो सिचुएशन है ये वाला, ये कॉपी कर लेते हैं। ये पार्टिकल के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले कौन सा कर्व बना रहे हैं अपने? AT, एक्सेलरेशन का एक्सिस, टाइम का एक्सिस। चलिए, तो ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, वो उसने वैसे भी सिंबल बेस में दिया है सब कुछ, तो करते हैं। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर बना रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव लिया है उसने, तो एक चीज तो तय है, क्या कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, और कांस्टेंट के लिए बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन, खींच देते हैं, देखिए ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज -g, क्योंकि उसको हम g बोल रहे हैं, इज्जत से नहीं, सिंबल है। तो यहां पर जो g एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अपवर्ड पॉजिटिव, तो कांस्टेंट खींच दिया। अब आते हैं VT कर्व पे, वेलोसिटी टाइम कर्व पे। चलिए, VT कर्व, हाँ VT कर्व देखिए। अब ये जो VT कर्व हम बना रहे हैं, ये एक्सिस है वेलोसिटी और ये टाइम एक्सिस है। जब पार्टिकल को हमने फेंका, थ्रो किया, तो उसकी जर्नी शुरू हुई 0 से, सॉरी t इक्वल टू 0 से।
और उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी u प्लस u मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि अपर डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। फिर पार्टिकल मूव किया, ठीक है, पार्टिकल जो है वो मूव किया, एक मिनट देखिए, तो ये पार्टिकल अपना मूव किया, ये जा रहा, ये इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 मीटर प्रति सेकंड हुई, पलट के वापस आएगा, ये आ रहा। अच्छा, यहां पर पहुंचता है टाइम ऑफ एसेंट के बाद, और कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद पार्टिकल वापस वहीं आकर पड़ जाता है जहां से उसको फेंका गया था, और ये 0 है, वही मतलब सेम लाइन, एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है, वो तो खाली मैंने शो किया है इस तरह से, ठीक। ये बार बार कह चुका हूं, बहुत बार बोलने का अब मन नहीं है, ठीक, बस बाय। तो अब यहां पर आप देखिए, तो यानी हम वेलोसिटी का बनाते टाइम 0 TA और यहां पर कैपिटल T। अच्छा, ऐसा इसमें इतना आसानी से कैसे आपने TA को एकदम बीच में बना दिया 0 से T में? अरे पता है भैया, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड द टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ descent, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 इज टाइम ऑफ ascent, तो बीच में बना दिया। अच्छा, अब जब फेंका तो पार्टिकल की वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकंड प्लस में, ऊपर पॉजिटिव माना, धीरे धीरे वेलोसिटी कमती होते हो गई 0। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर है u मीटर प्रति सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। यानी हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये है A और एक ये है B, इनको ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, VT कर्व का स्लोप क्या देता है, बोलिए? तो VT कर्व का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है भैया? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब VT कर्व का स्लोप कांस्टेंट है। और किस कर्व का स्लोप कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन, बोलिए स्ट्रेट लाइन। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कुछ खींचना है तो स्ट्रेट लाइन खींचिए और कुछ मत खींचिए, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन बना दिया। अच्छा, मैंने आपको, आप खुद याद करो, और कौन याद कराएगा, खुद ही याद करो 2 मिनट के लिए, ये सोचकर कि जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा था, जब हम ग्राफिकल एनालिसिस के साथ डील कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक स्क्रैच से बनाने वाले, एक कन्वर्ट करने वाले, एक ग्राफ से दूसरा या एक्सेस एक दिए दूसरा कन्वर्ट करने वाले, और तीसरा जहां सिर्फ एनालाइज करने वाले। मैंने कहा था एनालाइज करते टाइम कर्व कैसा भी हो सकता है, साइनोसॉइडल, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्रैच से बनाते वक्त और कन्वर्ट करते वक्त मेजॉरिटी ऑफ द केसेस विल डिमांड ओनली स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, और वैसे भी u से 0 आना था, मैं ले आया 0 पे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो 0 से फिर से वेलोसिटी कहां पहुंची? तो 0 से वेलोसिटी हो चुकी है भाई, देखो मैग्नीट्यूड जब वो दोबारा ग्राउंड से टकराएगा तो u मीटर पर सेकंड है, u मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? -u। यानी अब इसके बाद मैं क्या करूं, मुझे बताइए, इसके बाद मैं क्या करूं? अरे फिर से मुझे कर्व कंटिन्यू करना है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, एक खींच दिया मैंने, एक खींच दिया मैंने, उसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर दिया बिना किसी दिक्कत के। क्यों बिना किसी दिक्कत कंटिन्यू कर दिया? उसका सिंपल सा रीजन है कि भैया जब टकराएगा तो -u मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी, और जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट t हो चुका होगा। और एक सिंपल सी बात है, क्या एक्सेलरेशन टाइम ऑफ एसेंट के बाद बदल गया? सर पहले -g था, बाद में +g हो गया। अबे ऐसा हो रहा है क्या? फ्रेम ही बदल डालोगे, और कन्वेंशन तुम्हारे जर्नी के हिसाब से बदलता है, तो फिर काहे का कन्वेंशन? अबे ऐसा कैसा कन्वेंशन? ऐसी कैसी वैल्यूज जो तुम समय के हिसाब से बदल दे रहे हो? इफ यू आर इनकल्केटिंग, मतलब आप कोई ऐसी वैल्यू इनकल्केट कर रहे हैं अपने अंदर जो आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत नेसेसरी है, और आप समय आने के बाद, समय आने पे उसको बदलते रहते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ दोगलापन है, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा इंस्टेंटेनियसली, कुछ कुछ फील होता रहेगा अलग अलग मोमेंट पे, यूजफुल नहीं है। तो रिजिड रहिए उन चीजों के लिए जो आप चाहते हैं एग्जाम में भी आपके दिमाग में बैठे, और सबसे ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि कंटेंट, टेस्ट पेपर, बातें इतनी मतलब इतनी सारी आपके सामने से गुजरेंगी कि मुझे नहीं लगता कुछ रह जाएगा। इफ यू आर somehow interested to get selection, somehow, not fully also, content wise तो ये हो जाता है। What is the difference between that person who is literally, मतलब वो एकदम इसके बिना कुछ नहीं, उस स्टेट में कैसे जाता है जब वो इसको स्ट्रॉन्ग करता है? परेशान नहीं होना, उसको इमेजिन करके परेशान नहीं होना कि होगा कि नहीं होगा, वो नहीं करना, वो तो बहुत गलत तरीका है। उससे अपना जो अभी चल रहा है वो खराब होगा, ठीक है। तो मैंने जब इस स्ट्रेट लाइन को आगे कंटिन्यू किया, व्हाइट कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, तो मैंने क्यों उसको स्ट्रेट खींच दिया? अरे मुझे पता था यार कि एक्सेलरेशन 0 से 0 TA, ठीक है, और मान लीजिए ये बीच में नहीं बनाया, ऊपर TA और ये कैपिटल T। अबे हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू -g है, तो क्या अचानक से
आगे जाने के बाद स्लोप बदल जाएगा? नहीं। तो एक सिंगल लाइन बननी चाहिए जिसका एक सिंगल कांस्टेंट स्लोप आना चाहिए, माइनस जी। इसलिए आप ध्यान से देखो, लाइन पूरी एक बनाई है, लाइन देखो क्या पूरी एक बनाई है। और वैसे भी t इक्वल टू 0 पर प्लस u वेलोसिटी, t इक्वल टू TA पर 0 वेलोसिटी, पलटते वक्त मोमेंट्री रेस्ट, और t इक्वल टू कैपिटल T पे माइनस u वेलोसिटी, वापस धरती पर घूमकर आ चुका है। चलिए तो अब बनाते हैं xt कर्व। xt कर्व का मतलब है पोजीशन टाइम कर्व। अब तक हमने at कर्व बना लिया, vt बना लिया। at सबसे आसान था बिकॉज पहले से पता था मोशन अंडर ग्रेविटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, तो हमने डायरेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने बनाया नेक्स्ट जो पॉइंट बनाया, दैट वाज वेलोसिटी टाइम, बिकॉज कंपैरेटिवली इट वाज इजी, आसान था भैया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अपने क्या बना रहे हैं, नाउ विल बी ड्राइंग एक्सटी कर्व। अच्छा, तो एक्सटी कर्व बनाने का मतलब है वर्टिकल एक्सिस पे x ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t ले लेते हैं, टाइम, ठीक है। ये होगा अपना x, ये होगा अपना t। अच्छा, जहां से हमने पार्टिकल को फेंका है, जहां से हमने पार्टिकल को फेंका है ग्राउंड से, वहीं पर उसने कहा कि ओरिजिन मान लो x इक्वल टू 0, और जब पार्टिकल ऊपर जाएगा मूव करके, यहां कहीं उसकी वेलोसिटी 0 होगी और पलट के वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 मीटर है, और जब वो t इक्वल टू TA पर होगा यानी टाइम ऑफ एसेंट पर होगा, तो वो मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका होगा, यानी पोजीशन होगी x इक्वल टू h, और जब वो वापस पलट के ग्राउंड पर आकर गिरेगा तो टाइम हो चुका होगा टाइम ऑफ फ्लाइट जितना, लेकिन पोजीशन दोबारा से हो चुका होगा 0 मीटर। अब हम इसी को प्लॉट करते हैं, तो भैया t इक्वल टू 0 पे वी हैव x इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू TA पे है हमारे पास h, यानी ये रहा पॉइंट, और उसके बाद t इक्वल टू कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पर हमारे पास पार्टिकल दोबारा से वहीं पर आ चुका होगा। यानी ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट है। क्या पोजीशन कभी भी नेगेटिव हो पाएगा? नहीं। क्यों? अबे जब तुमने ग्राउंड पे ही 0 मान लिया तो बात खत्म। अब एक्सिस ऊपर बनेगी या नीचे, तो वो ऑब्जेक्ट धरती फाड़कर अंदर तो नहीं घुस जाएगा, वहीं आकर धराशायी होकर गिरा पा रहेगा। तो पोजीशन ज्यादा से ज्यादा 0 या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव होने का तो कौनो सवाल उठता ही नहीं है। तो अब इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ज्वाइन कैसे करें? तो भैया एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देता है बताइए? एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देता है? तो एक्सटी कर्व का स्लोप देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी जस्ट पहले भी कहा था वीटी बनाते वक्त, कि अगर किसी कर्व का स्लोप वेरिएबल है तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर किसी कर्व का स्लोप वेरिएबल है तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, है भैया? स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं। ये आपके मन में जगना चाहिए कि गलत बोला ये आदमी। क्या बनेगा? पैराबोला। अगर किसी का स्लोप, किसी कर्व का स्लोप कांस्टेंट है तो बिना किसी दिक्कत के स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, लेकिन अगर किसी कर्व का स्लोप वेरिएबल है तो सिंपल है कि वहां बनेगा पैराबोला। अब पैराबोला बनाने के लिए लेट्स ज्वाइन द पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने देखिए यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब सर ऐसे ही ज्वाइन क्यों किया? एक्सटी, अरे मुझे 2 पॉइंट जोड़ने थे, मैंने अपनी मर्जी जोड़ूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता था, बीच में आंख बना के आईब्रोज, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैं जोड़ तो दूसरे तरीके से भी सकता था, पहला ही क्यों चुना? सिंपल लॉजिक है। एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? तो हमको पता है वेलोसिटी घट रही है, तो हमारा जो स्लोप है वो भी देखिए क्या होना चाहिए, स्लोप है वो भी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। मतलब वो एंड पॉइंट इसलिए नहीं बना रहा था बिकॉज आगे की बात करनी बाकी है, पोल खुल जाएगी और पहले पता चल जाएगा क्या आने वाला है, मजा नहीं आएगा ना, दिमाग सोचे आगे क्या है, इसलिए मैं थोड़ा जस्ट पहले बना रहा था टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर कुछ एंगल था और बाद में वो एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया, यानी एक्सटी कर्व का स्लोप पहले कुछ पॉजिटिव वैल्यू था, नॉन जीरो वैल्यू, और वो घट के कहां पहुंच गया? 0 पर। tan 0 0 होता है। तो वैसे भी जब आपने पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो किया था तो पहले उसकी वेलोसिटी थी प्लस u मीटर पर सेकंड, और जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, यानी स्लोप u से 0 हो गया, किसका? एक्सटी कर्व का, ठीक है। अब हम उस पॉइंट से आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं पैराबोला ऐसे कंटिन्यू कर, सॉरी थोड़ा सा ब्रॉड वाला कलर मतलब पेन यूज करें, या तो मैं ऐसे खींच दूं या मैं ऐसे खींच दूं, कौन सा सही है? खुद सोचिए। अगर ये वाला कर्व बन रहा है तो पहली बात सिमेट्री खत्म हो गई, क्योंकि जाते वक्त आते वक्त क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो जिस तरह से x बढ़ा वैसे ही x घटना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब तेल लेने जाए, सिंपल। जब पार्टिकल पलट के वापस आएगा तो उस पलटने वाले पॉइंट पर मोमेंट्री रेस्ट पे होगा, यानी इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। क्या इस वाले कर्व की 0 हो रही है? अरे नॉन जीरो हो रही है भैया इनिशियली, खुद देख लो। यानी ये वाला तो गलत है। तो कर्व कैसा बनेगा? तो कर्व यहीं से स्मूथ थोड़ा सा खींचा, ठीक है, रफली बना रहा हूं, थोड़ा सा खींचा और यहां जोड़ दिया, ये अपना कर्व बनेगा हरा वाला।
क्यों? सिंपल सी बात है भैया, खुद सोचिए, जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो पलटते टाइम वेलोसिटी जीरो होगी। हो रही है टेंजेंट, देख लीजिए, स्मूथ कर्व बनेगा, ये देखिए स्मूथ कर्व बनेगा। यहां पर जो वेलोसिटी मतलब इस तरह से एक पैराबोला बनेगा, सिमेट्रिक होगा, बीच वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। और उतना नहीं सोचते, ठीक है, वापस आइए, क्योंकि ये बेसिक पैराबोला नहीं है भैया, ये x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। तो ये वो नॉर्मल पैराबोला जो आपका क्या, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, वो वाला नहीं है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, वो नहीं है ये। ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन देख चुके हैं हम, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था आपको मैथमेटिकल टूल में, ये वो वाला जनरल पैराबोला है। बट वैसे सोचेंगे तो भैया हो चुका फिजिक्स, ठीक है। तो यहां ये वाला पार्ट क्यों बनाया, खुद सोचेंगे। देखो, अगर मैं टेंजेंट इनिशियली बनाऊं तो वो तो 0 डिग्री एंगल दे रहा है, फिर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊं तो आप नोटिस करिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब होता है स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज अरे सिंपल सी बात है भैया, अपवर्ड पॉजिटिव माना डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो स्लोप आप देखिए। और आप एक और चीज नोटिस करिएगा, आप टेंजेंट मान लीजिए और ऊपर बनाते हैं तो एंगल और बड़ा बनेगा, टेंजेंट और ऊपर बनाते हैं तो एंगल और बड़ा बनेगा। मतलब क्या है? सिंपल, टेन थीटा का कर्व पता है अपने को भाई, टेन थीटा का कर्व। ये मैं चौथी बार कर रहा हूं इस पॉइंट को, क्योंकि मैं सोचता हूं हर बार बता दूं, ठीक है, मन नहीं मानता इसीलिए। बट अगर आप ये बार बार हर बार नए एकदम ताजा तरीन तरीके से अभी सुनने लगते हैं एकदम श्रद्धा के साथ, तो गोली मार दो इस श्रद्धा, क्योंकि समझना पड़ेगा भैया। आप एक ही चीज को बार बार कितनी बार समझेंगे? यू नॉट रिपीट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो आपने पहले देखा उसको कनेक्शन में लाना पड़ेगा ना, वही तो मतलब है। नहीं तो हर बार 0 से शुरू करेंगे तो हो चुका। ये कर्व है टेन थीटा का, ठीक है, ये टेन थीटा कर्व है। देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट है मान लीजिए एक्स, नहीं एक्स एक्सिस में फिर वो पोजीशन में कंफ्यूज होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है पी, ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये है क्यू। देख लीजिए ये पी है, ये वाला पॉइंट है क्यू। आप नोटिस करिए पी वाले पॉइंट पर जो एंगल है वो ज्यादा है, ऑब्ट्यूज है बट एंगल ज्यादा है, और क्यू वाले पॉइंट पर एंगल ऑब्ट्यूज है, स्टिल ऑब्ट्यूज है बट एंगल कम हो गया। टेन थीटा के कर्व में जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और 180 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगर मैं P से Q की तरफ जाऊंगा तो एंगल ऑब्ट्यूज है बट कम हो रहा है, ऑब्ट्यूज है बट कम हो रहा है, मतलब 180 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूं। और 180 से 90 डिग्री की तरफ जाने का मतलब क्या है? जाने का मतलब है कि आपके टेन थीटा की वैल्यू का मोर नेगेटिव होना। जितना आप 180 से 90 की तरफ जाते जाइए, यानी ऑब्ट्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में होने पर एंगल 180 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कम हो रहा है बट है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो द स्लोप टेन थीटा बिकम्स मोर नेगेटिव। क्या बोल रहा हूं? टेन थीटा बिकम्स मोर नेगेटिव। और वैसे भी जब पलट के पार्टिकल वापस आएगा तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। अरे वापस यू करना है ना यार, स्पीड को, मैग्नीट्यूड तो वही लाना है जिससे फेंका था, तो 0 से बढ़ के पहुंचना तो वहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को, मॉड्यूलस को, स्पीड को। इन वेलोसिटी इज गेटिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। द स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व इज वेलोसिटी। तो जब आप P से Q गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में है ऑब्ट्यूज है, आपका एंगल कम हो रहा है, और एंगल कम होगा यानी स्लोप विल बिकम मोर नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग विद द वेलोसिटी। देख लीजिए वेलोसिटी मोर नेगेटिव हो रहा है 0 से -u, यानी ये हमारा कर्व है, कौन सा? एक्स टी कर्व। दिस वाज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद हम शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D, पहले वो समझ लें, फिर जाएंगे रिलेटिव मोशन इन 2D पर। अब रिलेटिव मोशन इन 1D पे जब अपनी चर्चा हो रही है, वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन पे चर्चा करेंगे, तो हम समझेंगे ऑब्जर्वर के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर बातचीत होगी। ऑब्जर्वर के सेंस को समझना और क्या मतलब है ऑब्जर्वर बन जाना, और सिर्फ एक नजर लगाकर ऑब्जेक्ट को देखते रहना, मोशन को देखते रहना, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज दिस इज द एंड पॉइंट, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक बच्चे से मेरा डिस्कशन हुआ, ठीक है। उसने ड्रॉप लिया है, उसने पहले पूछा कि मैं ड्रॉप लूं कि नहीं, तो मैंने सिर्फ उसको एक ही बात कही, सिंपल सी, जो मुझे सही लगा, बिकॉज मैं किसी को गुमराह करने के लिए नहीं बैठा हूं, ठीक है। ये प्रोफेशन बिजनेस ओरिएंटेड होकर बिजनेस माइंड से नहीं चलता। यहां आपको समझना पड़ता है कि सामने वाले बंदे के, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर है इस बात पर। उसने मुझे बोला कि ड्रॉप लूं कि नहीं। मैंने कहा यार तू मुझसे पूछ रहा है ड्रॉप लूं कि नहीं, ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। मैंने बोल दिया हाँ ले ले। अरे उस बच्चे को मैंने देखा है, लेकिन मैंने जिस स्थिति में देखा है वो उस समय सिंगल अटेम्प्ट के फोकस में था, तो माइंड भी उस तरह से पॉजिटिव था, सारी चीजें इंपैक्ट नहीं करती, आसपास चीजें सेम थी, सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन अब जब वो रिपीट करेगा तो बहुत सारी मानसिक स्थितियां बदल चुकी होंगी। आपके दोस्त शायद एडमिशन लेकर आगे जा रहे होंगे, भले उनको अपने मन का ना भी मिला हो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार हो, आप शायद और ज्यादा इंटरेस्टेड हो वो चाहने के लिए जो आपको चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीनी सबने ही है। अपने मन का चाहना और उसे पाने के लिए तीव्र तरीके से इच्छुक होना,
और उसी तरीके से हर दिन उसी मेहनत से लगे रहना, कंसिस्टेंसी बेयर करना, परसिस्टेंट तरीके से काम करते रहना मुश्किल है। तो अगर तू चाहता है कि वो तुझे चाहिए तो पहले अपने मन को टटोल, अपने मन से जान। क्योंकि अगर तू मेरे कहने पे शुरू कर देगा तो अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, और जब इतनी सारी चीजें साइकोलॉजिकली जो पहले टाइम प्रिपेयर करते टाइम नहीं थी अब होंगी, तो क्या उन्हें निगलेक्ट करके तू अपने काम पे लगा रह पाएगा? उसने 2 दिन सोचा और मुझे कहा हां मैं रह पाऊंगा। देन आई सपोर्टेड हिम कि यस यू शुड टेक ड्रॉप। बिकॉज अगर मैं सिर्फ उसको मोटिवेट कर दूं कि नहीं भैया ले लो ले लो ले लो, यही तरीका है, ड्रॉप ही लेते हैं और कोई तरीका नहीं, तो आप एक चीज लिख के ले लीजिए, आप सलाह नहीं दे रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। बिकॉज वंस यू स्टार्ट समथिंग यू हैव अ डिफरेंट पैशन, यू हैव डिफरेंट माइंडसेट, यू हैव डिफरेंट एनर्जी, यू आर मोटिवेटेड इनफ टू गो इन दैट डायरेक्शन। बट इफ दैट सेम थिंग हैपन्स आउट ऑफ कंपल्शन, तो कुछ दिन बाद आपका मन नहीं करेगा। इसीलिए ड्रॉप लेने से पहले यह सोचें कि इफ यू आर टेकिंग अ स्टेप, इफ यू गोइंग टू टेक दैट डिसीजन, यू हैव टू निग्लेक्ट सच इनपुट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। वो जो साइकोलॉजिकल इनपुट्स हैं, वो जो पेन पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो जरूरी है जहां पे आपको जाना है, तो मैं कहता हूं ले लो। बट ओनली वन थिंग मैटर्स एट द एंड, इफ यू बिगिन समथिंग टेक इट टू द एंड।